नमस्कार। आज हम आपको सुनने जा रहे हैं सुनो कहानी की नई पेशकश गुनाहों का देवता। तो चलिए सुनते हैं गुनाहों का देवता का पहला भाग। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधे नियम नहीं, कोई कसाब नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुला, एक बिखरी हुई बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, या शहर और ब्रिटेन के यूपनगारों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन और दलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में कोई संतुलन नहीं। सुबह था। संगीत। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसे और प्रति की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजन से निर्वाचित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सर्जन में हर रंग के डोर नगर कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नष्ट या और पंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बेरोज की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों की आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवर को डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगह की फिजा अटलाकर आपको अपने जादू में बंद लेगी। खासतौर से पांव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहरी बाल सूर्य की हुई सूर की उंगलियों, सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्स पर बिखरे हुए बोरला गैसों को धीरे धीरे हटती जाती है और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा स्वभाव दी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं, वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। और दूसरे कलर में सारों की एक पट्टी बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन का पतला पंथ और पैरों में सफेद भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई सैये। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगी गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रहकर वह उसे संग लेता। संगीत पूर्व के आसमान के गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी। सुनहल पराग की एक बौछार सुबह के ताजा फूलों पर बेच रही थी। संगीत सामने से एक माली ए रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसमें जवाब दिया। मैं फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बचाने वाली सोने की चादर परतों बिछा दी जा रही थी और पेड़ों की छायाओं कारण गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी हुई थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फॉल्साई रंग के उसे फूल पर गहरे बेंजानी तौरे दा। सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर पीछे देखा। डॉक्टर शुक्ल तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? संगीत। कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूं उन्हीं के सहारे। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ल को जानता नहीं। क्या उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है? तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो ठाकुर साहब। यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से दी जो 12 नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वह यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे? इसका कोई एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति दे और घर के ताल्लुक केदार हसमुख शक्तियां कसने में मजा लेने वाले। मगर एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी पढ़ का सारा श्री डॉक्टर शुक्ल को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था।
समझ लो कि इन्होंने किसी बहाने मदद की। कमल सरोवर की ओर चल दिए। चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कम लोग की और एक तक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। दुबले पतले छिपकली से बालों की एक लत, माथे पर झूमती हुई यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव है। यह कवि ने जानता कपूर बिसारिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, क्या सोच रहे दे? तुम भी? सरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी। संग्रह कपूर बोला, जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वाड कार्तिक या फागुन, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सनीपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। संगीत कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूं। चंद्र कुमार कपूर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं और आप हैं श्री रविंद्र बिसारिया में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई और कम नहीं मिला जो आप कविता करते हैं? विसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह का आदर नहीं करना जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई कम क्यों नहीं करते। वर्ण कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। विसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छाप रहा, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर भी सरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया। वह कपूर बोला, मान गए आपको, हम तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं। यह प्रेम की जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने चढ़ती, वैसे तो यह वॉर फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका से मुक्त होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना, अभी तो मूड नहीं है। अच्छी तरह जानते दी कि बिसारियां किस समय और कैसे कविता सुनाता है। कुछ खाना पीना रहे, तब कविता कपूर को वोटिंग का बेहद शौक था। विस्तृत कार्यक्रम बन गया। संगीत, क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तो मैं देख रही थी। चंदर, और वह उतर आई। दुबली पतली साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दारी। चलो अंदर चलो। अंदर ने कहा, आदमी को 4 किताबें मिलती हैं, हान क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करो। पगली कहीं की चंद्र ने उसका कंधा पकड़कर संगीत रूठी हुई निगाहों से देखते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर को सदस्य, मैं हूं तुम्हें, क्यों डन किताबें, और जाकर करके अंदर। किताबें, पता काटी, फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने प्रश्न शाम तक कौन टाइप कर देगा, इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकलकर चंद्र के हाथ में देते हुए बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्र है, टाइपिस्ट है, इसके घर में तुम्हें पहुंचाई देती हूं। मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी के यहां टाइप करवा लेना। और ये समझ गए। अब तुम सोच रहे होंगे किसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी।
सो मेरा कम नहीं है, जो मैं चाय पिलाऊं पापा का कम है। ये चलो, आओ। चंद्र जाकर भीतर बैठ जाए और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता, संगीत, संगीत, संगीत। चाय नहीं पीऊंगा। वह सुधार की हंसी में दूधिया बचपन से लगता है और चंद्र को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकलने के लिए चलती। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से मैं अपनी मैन से झगड़ा कर प्रयाग भगाया था, पढ़ने के लिए यहां आकर में भारतीय हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ल, उसके सीनियर टीचर देकी और उसकी परिस्थितियों से अवगत। चंद्र की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ल उसके अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ कम चंद्र को दिलवा दिया था। उसके बाद चंद्र के लिए डॉक्टर शुक्ल का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। सुंदर शर्मिला लड़का सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैधानिक संपादक बना दिया। मां भी बस सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ल यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्री डॉक्टर शुक्ल को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बधाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर मारा। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ल ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा, कैसे धीरे धीरे चंद्र सारी खैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बांग्ला संगीत, संगीत, संगीत जब आई थी तब बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद भी खाना खाते वक्त रोटी थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मानते, मैं स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी मैन चल बसी थी और 10 साल तक अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष के होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी ऐन होने पर गांव की औरतों ने हाथ नाचना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती कर दिया। जब आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर महाराजिन का चौका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने मलिक को दांत भी काट खाया था। चंद्र से जरूर भी बेहद डरती थी, पर ऐन जाने क्यों चंद्र भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक साहब गुस्से के मारे उसे ऐन साथ खिलाते और ना उससे बिनरी बोलते, तुम्हें रो रो कर और सर पटक पटक कर अपनी जान आदी कर देती थी, तब अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को दांत था, समझाया था और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़-फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र की आंख के इशारे पर सुबह के नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतने अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। कोई जागरूक ऐन था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी तो उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई, वह मृदोहिनी अब शांत हो गई थी। इतनी शांत, इतनी सुशील और इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट वाषणी की सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंद्र को देखकर जैसा उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक छेद कर लड़ नहीं लेती थी उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अंबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुल रहते तो डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी
और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फिर मैं मुंह फुलकर शिकायत करती थी। और शिकायतें भी क्या क्या होती थीं। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंट श्रीमती हथिनी रखा है, या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। संगीत, कहो कैसी दांत पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की परकिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी, पापा को माफी पड़ती है। बाजार में चीजों का क्या भाव है। नौकर चोरी तो नहीं करता पापा, कितनी सोसाइटी के मेंबर हैं। चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है वह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर ली थी। और मैट्राव कांच तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख का देते दी। पढ़ के साथ साथ घर का सारा कम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत सैयद गंभीर और बुजुर्ग संगीत। मगर अपने पापा और चंदन इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इथलेन लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय संगीत उसे जितना स्नेह और स्नेह भारी फटकार और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंद्र को दे दलती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते दा ऐन खाने पर या कम खाने पर, उससे जितने दुलार से फटकारते दी उतना ही ख्याल भी चंद्रक रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो देश उसे पापा से मिलते दो उसे और भी स्नेह में पककर मैं चंद्र को दे डालती थी। चंद्र के बजे खाना खाते हैं, यहां से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पिता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उससे सुधा को देना पड़ता है। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की दांत खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंद्र अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती कि चंद्र बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठाता था। एक बार सुधा ने कमल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंद्र कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दावा ले आई और लगी चंद्र से जिद करने की पोज। जब चंद्र ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि वह लड़कियों के लिए है, तब जाकर कहीं उसके जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कैंप गई, क्योंकि जब कभी सुधार चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था। संगीत, इस सब से चंद्र बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। संगीत, इसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे। तकलीफाई से दूधिया चाय का प्याला चंद्र के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता ए रहा है। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखा, उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हर कर प्याला रख दिया। संगीत, और क्या खाली चाय पीजिएगा, दिमागी कम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ऐसी चाय मुझे पसंद लो। आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास वैल्यू सबसे तेज लड़की है, उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं क्या? संगीत, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम हमारे दोस्त की बुराई करती हो। तब क्या, मैं तो सब है ही बुरे। चलो नाश्ता पहले फल खाओ। और वह प्लेट में 6-6 कर संतरा रखने लगी। इतने में झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंद्र ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फकी उसकी ओर बढ़ते हुए जूही। उसने एक घुट चाय ली तो चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं।
हमने उसमें दूध डल दिया। तुम्हें दिमागी कम बहुत रहता है। सुधा गुड़ गई और कुछ बोली नहीं। चलाओ, क्या टाइप करना है? बहुत देर हो रही है। बस यहां तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? तब जाना है। तुम्हारी गैस और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी बस, साबिर हुसैन का आदमी की लड़की है। उसके यहां 2 मोटर हैं और रोज तो उसके यहां दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। संगीत जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई। संगीत खराब लड़की है। कहां रहता है तुम्हारा ध्यान? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भारी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्रमा नीचे कर ली तो सुधा पास आकर चंद्र कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? हे रे। सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं। कहे बिगड़ रहे हैं आप। और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और यह निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहां, तो उसके बाद ए जाना। और देखो, अब फरवरी ए गई है। मास्टर ढूंढ दो। हमें नहीं, ये सब झूठी बात है। हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो मास्टर, लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर पहुंचा देगा। बेकार में बैठ गया और कर स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए। ये पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा का कर। फिर चंद्र चला की। फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कहते? संगीत, अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहां कुछ ऐसी बात मत कहना। लड़की से वर्ण, उसके यहां 2 बड़े बड़े बुलडॉग कहकर उसने गल फूलकर आग फैलाकर ऐसी भंगिमा बनाई कि चंद्रहास पड़ा। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंद्रजा।